नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास का अध्ययन करें, जिसके तहत हम पूर्वी समस्या को पढ़ रहे हैं। पूर्वी समस्या के तहत हम आज करने वाले बर्लिन व्यवस्था की बात। पूर्वी समस्या के तहत मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र हम करेंगे, जिसके तहत क्रीमिया के युद्ध का हमने जिक्र कर लिया है। उसके पश्चात हम बर्लिन व्यवस्था को पढ़ने। बर्लिन व्यवस्था के बारे में हमने बात की थी। सेंट स्टीफेनी जो संधि होती है, सेंट स्टीफन कह दो चाहे सेंट स्टीफेनी की संधि कह दो, जो किस किस के मध्य होती है, तुर्की और रूस के मध्य होती है। उस संधि पे जो हमने देखा यूरोपीय महाशक्तियों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, और उस संधि पे पुनर्विचार हेतु ही जो बर्लिन व्यवस्था की जाती है, यानी बर्लिन की संधि भी इसे कह सकते हैं। जब रूस के द्वारा तुर्की को पराजित कर दिया जाता है, तुर्की को पराजित करने के पश्चात रूस के द्वारा जो तुर्की के साथ सेंट स्टीफेनी की संधि की जाती है, उस संधि के तहत हम देखते हैं कि रूस के द्वारा तुर्की के अधिकतर क्षेत्र पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। नवीन बल्गेरिया राज्य का निर्माण कर दिया जाता है, जिस पे यूरोप की महाशक्तियों के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है और उनके द्वारा इसका विरोध किया जाता है। मुख्यतः हम देखते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा रूस का विरोध किया जाता है, और हम देखते हैं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डिज़रेली के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रूस के विरुद्ध अपने सैनिक भेज दिए जाते हैं। तो उन परिस्थितियों में जो रूस है, जो इंग्लैंड के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं होता है, और उसके द्वारा जो पुनर्विचार की बात को स्वीकार कर लिया जाता है, जिसके तहत जो बर्लिन शहर है जर्मनी का, उसमें क्या होता है, ये सम्मेलन होता है, जिसके तहत सभी राष्ट्रों के द्वारा जो यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा भाग लिया जाता है। इसमें मुख्यतः भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है, इंग्लैंड के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, और बाकी प्रतिनिधि जो रूस के प्रतिनिधि भी यहाँ इसमें सम्मेलन में जो सम्मिलित होते हैं। उसके अलावा जो तुर्की के प्रतिनिधि है वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। अब इस सम्मेलन की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है, हमने बात की थी। इस सम्मेलन की जिम्मेदारी जो बिस्मार्क को सौंपी जाती है। बिस्मार्क कौन था, जो प्रशा का चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री, जिसके नेतृत्व में क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। यहाँ पे उसके द्वारा हमने पिछली क्लास में बात की थी किस तरीके से उसके द्वारा जो ईमानदार दलाल की भूमिका निभाई जाती है, और यहाँ जो उस सम्मेलन का आयोजन करने की जिम्मेदारी इसे सौंपी जाती है, और अध्यक्षता भी किसके द्वारा की जाती है, बिस्मार्क के द्वारा की जाती है। अब बर्लिन संधि के तहत इन जो राष्ट्रों के मध्य समझौता होता है, उस समझौते की हम आज बात करेंगे। कौन कौन सी जो इनके द्वारा पूर्वी समस्या से संबंधित व्यवस्थाएं इनके द्वारा की जाती है, जिसके तहत कौन कौन सी जो शर्तें हम देखते हैं इस बर्लिन व्यवस्था के तहत, यानी कि इसकी मुख्य बातें क्या होती है, किस तरीके से जो बाल्कन क्षेत्र की व्यवस्था इनके द्वारा पुनः की जाती है, जिस क्षेत्र पर रूस का अधिकार हो जाता है, और जो तुर्की साम्राज्य है जो किसका भाग बन जाता है, रूस का भाग बन जाता है, पुनः जो तुर्की को किस तरीके से वो क्षेत्र उसके द्वारा दिलवाए जाते हैं, उसी के बारे में जो बर्लिन व्यवस्था के तहत हम आज जिक्र करेंगे। यानी मित्र राष्ट्रों के द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है और क्या समझौता इनके मध्य आपस में होता है, जिसके तहत हमने बात की थी 13 जुलाई 1878 ईस्वी को। यहाँ सभी राष्ट्रों के द्वारा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, और उसे ही जो बर्लिन की संधि या बर्लिन की व्यवस्था कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट स्टीफेनी संधि के तहत जो रूस के द्वारा एक नवीन राज्य का निर्माण किया गया था, बल्गेरिया राज्य का, जो बहुत ही बड़ा राज्य था, तो जिसका विरोध बाकी देशों के द्वारा किया जाता है, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, उनके द्वारा विरोध किया, तो उसका क्या कर दिया जाता है, इस बर्लिन व्यवस्था के तहत पुनः विभाजन कर दिया जाता है। विभाजन करते हैं तो लगभग 1/3 हिस्सा पुनः किसको दे दिया जाता है, तुर्की को दे दिया जाता है, और उस क्षेत्र को जो तुर्की के अधीन करते हुए वहाँ पे जो हम देखते हैं कि ईसाई जनता के लिए तुर्की के द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि वहाँ का जो गवर्नर नियुक्त होगा वह कौन होगा, ईसाई होगा। तो इस तरीके से जो हम देखते हैं बल्गेरिया का विभाजन करते हुए जो दक्षिणी भाग है बल्गेरिया का, वह जो पूर्वी रोमेलिया यानी दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, पूर्वी रोमेलिया, उसे जो अलग कर दिया जाता है बुल्गारिया से, और उसे तुर्की के अधीन कर दिया जाता है, और तुर्की के द्वारा वहाँ आश्वासन दिया जाता है कि तुर्की के द्वारा जो ईसाई जनता के लिए वहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए जो ईसाई जनता का गवर्नर क्या होगा, नियुक्त कर दिया जाता है। ये व्यवस्था की जाती है। एक तो हम देखते हैं कि सबसे पहले बुल्गारिया का क्या कर दिया गया, विभाजन, डिवाइडेशन कर दिया जाता है। उसके पश्चात जो भाग तुर्की को दिया जाता है उस पे रहने वाली जो जनता है, तुर्की जो ईसाई जनता है वहाँ के रहने वाली, उसके लिए जो अलग से गवर्नर का आश्वासन किसके द्वारा दे दिया जाता है, तुर्की के द्वारा दे दिया जाता है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा था सेंट स्टीफेनी संधि के तहत सर्बिया, मोंटेनिग्रो इनको भी स्वायत्तता दे दी जाती है। अब जो इनके बीच में जो मुद्दा था जो हर्जेगोविना और बोस्निया का, उस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास इस जो बर्लिन व्यवस्था के तहत, बर्लिन की संधि के तहत किया जाता है, जिसके तहत हम देखते हैं कि बोस्निया ये बाल्कन क्षेत्र के प्रदेश है। बाल्कन क्षेत्र का मैंने आपको मैप भेजा, जो यूरोपीय राज्य आज भी जो बात की जाए यूरोपीय महाशक्तियों के मध्य जो विवाद का कारण बनते हैं, इसका मैंने आपको मैप नक्शा भेजा है, उसको आप भली भांति मानचित्र को देखिएगा। जो अगर बात की जाए तो ये बोस्निया हर्जेगोविना का जो प्रशासकीय नियंत्रण है ये किसे सौंप दिया जाता है। ये बोस्निया और हर्जेगोविना पहले किसके भाग थे? तुर्की साम्राज्य के भाग थे, लेकिन इस बर्लिन व्यवस्था के तहत इन क्षेत्रों पर अधिकार किसको? ऑस्ट्रिया को सौंप दिया जाता है, प्रशासकीय नियंत्रण यानी अनिश्चित काल के। हालांकि ये क्षेत्र किसके अधीन रहेंगे तो तुर्की के अधीन ही जो बोस्निया और हर्जेगोविना है ये तुर्की के अधीन रहेंगे, लेकिन यहाँ का जो प्रशासकीय नियंत्रण, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो किसे सौंप दिया जाता है? ऑस्ट्रिया को सौंप दिया जाता है। ऑस्ट्रिया के द्वारा यहाँ प्रशासकीय व्यवस्था पर जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ठीक है, ये व्यवस्था कर दी जाती है किसके तहत? जो बर्लिन व्यवस्था के तहत, यानी बर्लिन की संधि के तहत बोस्निया और हर्जेगोविना का प्रशासकीय नियंत्रण किसे सौंप दिया जाता है? ऑस्ट्रिया को सौंप दिया जाता है। ठीक है, अब जो सर्बिया और मोंटेनिग्रो हमने बात की थी पहले भी, जो बर्लिन व्यवस्था से पूर्व की परिस्थितियों में, तो हम देखते हैं कि सर्बिया, मोंटेनिग्रो इनके द्वारा क्या कर दिया गया था? विद्रोह कर दिया गया था और इनके द्वारा स्वतंत्र राज्य की मांग की जाती है। तो इसी दौरान जो ये बर्लिन का सम्मेलन होता है, इस सम्मेलन में जो यहाँ यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा तुर्की पे दबाव बनाकर, पहले भी हालांकि सर्बिया को स्वतंत्रता दिलाई थी, अब पूर्णतः मान्यता प्रदान कर दी जाती है। किसको? सर्बिया और मोंटेनिग्रो को नवीन राज्य, पूर्णतः स्वाधीन राज्यों की क्या कर दी जाती है? मान्यता प्रदान कर दी जाती है, यानी कि ये नवीन राज्य बन गए। कौन कौन से? सर्बिया और मोंटेनिग्रो। ठीक है, अब बात की जाए जो रोमानिया भी नवीन राज्य का निर्माण हुआ था। अब रोमानिया की बात की जाए तो इस रोमानिया की स्वतंत्रता को पूर्णतः क्या कर लिया जाता है? इस बर्लिन के सम्मेलन में स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि हम पहले दिन के पहले ही भी इन राज्यों का क्या हो चुका है? निर्माण हो चुका है। ये जो बर्लिन व्यवस्था के तहत किया जाता है। अब हम देखते हैं सेंट स्टीफेनी संधि के तहत जो रूस के द्वारा हर्जाना मांगा गया था तुर्की से। अब तुर्की जो नगद हर्जाना देने में समर्थ नहीं होता है, तो तुर्की के द्वारा अपने कई क्षेत्र किसे सौंप दिए जाते हैं? जो रूस को सौंप दिए जाते हैं। अब बर्लिन व्यवस्था के तहत वो क्षेत्र पुनः वापस किसको दिला दिए जाते हैं? रूस को दिला दिए जाते हैं। ये अर्दहान है, बार्टुम है और कोर्स। हमने देखा था जो रूस और तुर्की के मध्य संधि हुई थी, तो उस संधि के तहत ये क्षेत्र रूस को सौंप दिए गए थे तुर्की के द्वारा। ठीक है, युद्ध हर्जाने के रूप में। अब इन पे पुनः अर्दहान, बार्टुम और कोर्स पर रूस का तुर्की का अधिकार मांग लिया जाता है, रूस का अधिकार ही इसे मान लिया जाता है, जो ये इस संधि के तहत सौंपे गए थे। ये जो संधि अर्दहान, बार्टुम है, और ये जो रूस और तुर्की के मध्य सेंट स्टीफेनी की संधि होती है, उसके तहत जो रूस को दिए गए थे, उन क्षेत्रों में इस पर अधिकार मान लिया गया रूस का। लेकिन ये बायजीद का क्षेत्र है, ये वापस किसे दिला दिया जाता है? तुर्की को दिला दिया जाता है। जो रूस के द्वारा तुर्की को पराजित करके जो संधि इन दोनों के मध्य हुई थी, उसके द्वारा जब रूस ने युद्ध हर्जाना मांगा था, तो उसके बदले में नगद न देकर जो ये क्षेत्र अर्दहान, बार्टुम, कोर्स और बायजीद तुर्की के द्वारा रूस को दे दिए गए थे। अब उन क्षेत्रों पे 3 पे तो रूस का अधिकार मान लिया गया बर्लिन व्यवस्था के तहत, लेकिन बायजीद वापस किसे दिला दिया जाता है? तुर्की को वापस दिला दिया जाता है। ठीक है, और ये साइप्रस नामक क्षेत्र होता है, इस पर किसका अधिकार मान लिया जाता है? इंग्लैंड का अधिकार मांग लिया जाता है और इंग्लैंड को ही यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था सौंप दी जाती है। हमने देखा कि बुल्गारिया के जो विभाजन को लेकर जो इंग्लैंड और जो रूस के मध्य जो क्या हो जाता है? विवाद उत्पन्न हो जाता है, और उस विवाद को जो हम देखते हैं कि बिस्मार्क के द्वारा जो अपनी सूझबूझ के साथ जो समाप्त कर दिया, उस विवाद को सुलझा दिया जाता है। अब इंग्लैंड के द्वारा जो रूस पर नियंत्रण यानी रूस पर निगरानी रखने के लिए जो क्या किया जाता है? साइप्रस नामक क्षेत्र पे अधिकार कर लिया जाता है, ये इंग्लैंड को सौंप दिया जाता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये होता है, यहाँ से वो रूस की गतिविधियों पर नज़र रखेगा और स्वेज नहर पे भी जो क्या रखेगा? नियंत्रण रखेगा। इस उद्देश्य से जो साइप्रस क्षेत्र किसे मिल जाता है? ये इंग्लैंड को मिल जाता है। ठीक है, अब तुर्की को पुनः जो अल्बानिया और मैसेडोनिया के क्षेत्र पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जो
हम देखते हैं कि रूस और तुर्की के मध्य युद्ध के दौरान उसके हाथों से अल्बानिया और ये मैसेडोनिया निकल जाता है। उस पर जो पुनः किसे तुर्की का अधिकार मान लिया जाता है। ये अधिकार किसे सुपर्द कर दिए जाते हैं? क्षेत्र बात की जाए तो पुनः तुर्की को सुपर्द कर दिए जाते हैं। और बर्लिन व्यवस्था के तहत तुर्की के द्वारा ये वचन दिया जाता है। तुर्की हम देखते हैं कि ये समस्या, पूरी समस्या के पीछे जो मुख्यतः जड़ क्या होती है, ईसाइयों और इन जो मुसलमानों के मध्य झगड़ा ही होता है, जिसके तहत जो ईसाइयों के द्वारा जिन क्षेत्रों में, यूरोपीय क्षेत्रों में ईसाई जनता निवास करती थी, लेकिन वह किसके अधीन थी? तुर्की के अधीन थी। तो उनके ऊपर जो धार्मिक अत्याचार किए गए थे, उन्हीं के कारण जो ये पूर्वी समस्या उत्पन्न होती है। तो अब तुर्की के द्वारा ये वचन दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि जो ईसाई जनता है उनके हितों की रक्षा की जाएगी और उनकी दशा को सुधारने का आश्वासन तुर्की के सम्राट के द्वारा इस बर्लिन व्यवस्था के तहत दिया जाता है। बर्लिन की संधि के तहत ये वचन उसके द्वारा दिया जाता है। अब बात की जाए इस संधि के तहत, यानी इस व्यवस्था के तहत जो यूरोपीय महाद्वीप है, इसमें पुनः जो बात की जाए तुर्की साम्राज्य का अस्तित्व कायम हो जाता है, क्योंकि रूस के द्वारा तुर्की साम्राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया था यूरोप में उस वक्त बात की जाए। और इस सम्मेलन के दौरान सभी के द्वारा, चाहे ऑस्ट्रिया हो, इटली हो, फ्रांस के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की मांग की गई थी, जिन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन बात की जाए सिर्फ जर्मनी एकमात्र ऐसा देश था जिसके द्वारा किसी तरह की मांग नहीं की गई थी। और यहाँ जो जर्मनी के संबंध किसके साथ? तुर्की के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो ये बर्लिन व्यवस्था के तहत हमें मुख्य बातें देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बात की पूर्वी समस्या के तहत किस तरीके से जो बर्लिन की संधि होती है और पूर्वी समस्या को समाप्त करने के लिए ये जो यूरोपीय महाशक्तियों के बीच क्या होता है, समझौता होता है। जो बर्लिन में एक सम्मेलन होता है उसे ही, जिसके तहत जो शर्तें निर्धारित की जाती है और पूर्वी समस्या का समाधान करने का और उसकी व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बर्लिन व्यवस्था कहते हैं। यानी जो बर्लिन की संधि ही इसे ही कहा जाता है, जो कब संपन्न होती है? 13 जुलाई 1878 ईस्वी को संपन्न होती है, जिसके तहत कई बातों का निर्धारण किया जाता है। अगर बात की जाए तो पूर्वी समस्या का समाधान करने के लिए, यानी कि जो बाल्कन क्षेत्र की समस्या होती है, जो रूस और तुर्की के मध्य जो मुख्यतः विवाद होता है, उस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत जिन क्षेत्रों पर बात की जाए रूस के द्वारा तुर्की को पराजित करके अधिकार कर लिए गए थे, उन क्षेत्रों में अगर बात की जाए व्यवस्था पुनः की जाती है, जिसके तहत कई क्षेत्र तुर्की को वापस दिलवा दिए जाते हैं और कई क्षेत्रों पे जो बात की जाए रूस का अधिकार मान लिया जाता है। और ईसाई जनता का जो आक्रोश था इस क्षेत्र में बात की जाए तुर्की के सुल्तान के विरुद्ध, उस आक्रोश को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। और ईसाई जनता के हितों के लिए भी, हितों की रक्षा हेतु भी जो हम देखते हैं यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। मुख्यतः इस सम्मेलन में मुख्य उद्देश्य होता है कि यूरोपीय महाद्वीप में जो रूस की शक्ति को समाप्त करने या रूस की शक्ति को जो कम करने का जो उद्देश्य इस सम्मेलन का होता है, जिसके तहत रूस के अधिकारों को और शक्ति को सीमित करने का प्रयास जो यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा किया जाता है, जिसके तहत उसके द्वारा जो बाल्कन क्षेत्र के कई राज्यों कई क्षेत्रों को उसके अधिकार से छीन लिया जाता है। जो बल्गेरिया राज्य का निर्माण उसके द्वारा किया गया था, उस राज्य का क्या कर दिया जाता है? विभाजन कर दिया जाता है और कई राज्यों को पुनः तुर्की की अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है। तो इस तरीके से हमें जो बर्लिन व्यवस्था देखने को मिलती है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे बर्लिन व्यवस्था के जो क्या क्या परिणाम होते हैं, इसकी क्या कमियां होती है, इसका क्या महत्व होता है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे अगली क्लास में। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा या उत्सुकता वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। इसके अलावा जो अध्ययन अध्यापन से संबंधित आपकी किसी तरह की जो राय या सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।